स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है, अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें बेहतर तरीके से संभालना। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अक्सर महसूस करते हैं कि भावनाएं हमें चला रही हैं, न कि हम उन्हें, है ना? इसी सिलसिले में हमारे पास थिबो मोरिस की किताब मास्टर योर इमोशंस की एक काफी विस्तृत हिंदी समीक्षा है। ये समीक्षा इस किताब के निचोड़ को सामने रखती है, मतलब इसके सबसे जरूरी विचार, व्यावहारिक नुस्खे और ये भी कि ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो आज हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए उस किताब के सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान और तरीकों को निकालना, जिससे भावनाओं को काबू करने की दिशा में कुछ ठोस मदद मिल सके। चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी के समंदर में गोता लगाना। ठीक है, तो समीक्षा के मुताबिक मास्टर योर इमोशंस एक तरह की सेल्फ हेल्प गाइड है जो सीधी सादी भाषा में लिखी गई है। इसका मूल मंत्र है अपनी नकारात्मक भावनाओं की जड़ को समझना, उन्हें देखने का नजरिया बदलना और फिर रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों के जरिए एक भावनात्मक स्थिरता लाना। समीक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि किताब की बनावट साफ है और इसमें दिए गए अभ्यास इसे उन लोगों के लिए भी आसान बनाते हैं जिन्होंने पहले ऐसी किताबें ज्यादा नहीं पढ़ी हैं। बिल्कुल शुरुआती लोगों के लिए, है ना? किताब का एक बड़ा सबक जिसे ये समीक्षा उजागर करती है वो ये है कि भावनाएं चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, हमारी पहचान नहीं है। नहीं, वे हमेशा के लिए टिकी रहती हैं। वो अस्थायी हैं, मतलब लहरों की तरह आती जाती हैं। हमारी ज्यादातर भावनात्मक पीड़ा इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम इन गुजरती हुई भावनाओं को पकड़ लेते हैं, उनसे अपनी पहचान बना लेते हैं। जैसे ये सोचने लगना कि मैं एक डरपोक इंसान हूं, बजाय ये समझने के कि मुझे अभी डर महसूस हो रहा है। ये फर्क बहुत जरूरी है। और यहीं पर एक बहुत ही काम की बात सामने आती है जिसका जिक्र समीक्षा में है। एक तरह का फॉर्मूला जो बताता है कि भावनाएं बनती कैसे हैं। ये है किसी घटना या विचार की हमारी व्याख्या, मतलब हम उसे कैसे देखते हैं, प्लस उस भावना या विचार से हमारा जुड़ाव, हम उसे कितना अपना मान लेते हैं, प्लस इसी व्याख्या और जुड़ाव का बार बार दोहराया जाना। और इन सब से मिलके बनती है मजबूत भावनाएं। मतलब हम चीजों को जिस नजरिए से देखते हैं और फिर उसी सोच को मन में दोहराते रहते हैं, उससे हमारी भावनाएं और पक्की होती जाती हैं। ये बताता है कि भावनाएं कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर हमारी व्याख्या और दोहराव ही उन्हें मजबूत करते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि हम इन्हीं दो चीजों पर काम करके अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं। और ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है, सच में। हम किसी स्थिति को देखने का अपना नजरिया बदल सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में रीफ्रेमिंग भी कहते हैं, है ना? मान लीजिए नौकरी चली गई। अब एक व्याख्या है, ओह सब खत्म हो गया। दूसरी व्याख्या हो सकती है, शायद ये एक नई शुरुआत का मौका है। कितना फर्क है दोनों में। इसी तरह हम नकारात्मक विचारों को मन में बार बार घुमाने की आदत को तोड़ सकते हैं, उनको पहचानना सीख सकते हैं, उन्हें चुनौती दे सकते हैं या बस उन्हें जाने देना सीख सकते हैं। ये उन गहरे नकारात्मक पैटर्न्स को तोड़ने का रास्ता दिखाता है जिनमें हम जाने अनजाने फंस जाते हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, ये समझने की बात है कि हमारे दिमाग और आदतें असल में हमारी भावनाओं को कैसे दिशा देते हैं। बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ सोच के स्तर पर ही नहीं है, बल्कि हमारे शरीर और व्यवहार के स्तर पर भी लाया जा सकता है। समीक्षा में कुछ ऐसे तरीकों का जिक्र है जिन्हें बायोलॉजिकल और बिहेवियरल लीवर्स कहा गया है। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर और बर्ताव से जुड़ी वो चाबियां या सूत्र हैं जिन्हें घुमाकर हम फौरन अपने मूड को कुछ हद तक बदल सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर असल में ये बहुत ही रोजमर्रा की चीजें हैं। ये चाबियां क्या हैं? समीक्षा मुख्य रूप से 4 बातों पर ध्यान दिलाती है। पहला, हमारी नींद की गुणवत्ता। क्या हम भरपूर और अच्छी नींद ले रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे सांस लेने का तरीका। क्या हमारी सांसें छोटी और तेज हैं या गहरी और धीमी? इस पर हम ध्यान ही नहीं देते। तीसरा, हमारी शारीरिक मुद्रा या बॉडी लैंग्वेज। हम कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, क्या कंधे झुके हुए हैं या तनकर खड़े हैं? और चौथा, हमारे शब्द, खास तौर पर हमारी सेल्फ टॉक, यानी हम अंदर ही अंदर खुद से किस तरह की बातें करते हैं। समीक्षा का कहना है कि इनमें छोटे छोटे बदलाव करके भी हम अपने मूड पर तुरंत असर डाल सकते हैं। जैसे जब तनाव महसूस हो तो कुछ पल रुककर गहरी और धीमी सांस लेना हमें काफी शांत कर सकता है। या मायूसी महसूस होने पर सीधे तनकर बैठ जाना आत्मविश्वास का एहसास जगा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर असरदार। शारीरिक प्रतिक्रियाएं और आदतें ऑटो पायलट पर चलती हैं,
हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारी सांस कैसी चल रही है या हम खुद से क्या कह रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम इन पर ध्यान देना शुरू करते हैं, यानी सजग होते हैं और फिर जानबूझकर इनमें बदलाव लाते हैं, तो हम अपनी भावनात्मक गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं, सिर्फ पीछे बैठे सवार ही नहीं रहते। और ये बात उस चीज से भी जुड़ती है जिसे समीक्षा में अहंकार, ईगो और अवेयरनेस का रिश्ता बताया गया है। समीक्षा कहती है कि किताब का नजरिया ईगो को कोई दुश्मन या बुरी चीज मानने का नहीं है, बल्कि उसे समझने का है, उसे जानना है। जैसे जैसे हमारी अपने प्रति जागरूकता बढ़ती है, यानी हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी शारीरिक संवेदनाओं के प्रति ज्यादा सचेत होते जाते हैं, वैसे वैसे अहंकार का असर कमजोर पड़ता जाता है। हम बाहरी घटनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक ठहराव लेकर सोच समझकर जवाब देने में ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। ये लीवर्स इसी जागरूकता को बढ़ाने और इस्तेमाल करने के औजार बन सकते हैं। असल में जागरूकता बढ़ने पर ही हम चुन पाते हैं कि कब गहरी सांस लेनी है या कब अपनी नकारात्मक सोच को बदलना है। ये चुनाव करने की क्षमता बढ़ती है। ये बहुत गहरी बात है, जागरूकता से अहंकार को साधना। अच्छा, अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं जिसका जिक्र इस समीक्षा में है। नकारात्मक भावनाओं का क्या करें। आमतौर पर हमारी पहली प्रतिक्रिया होती है डर, चिंता, गुस्सा, किसी के प्रति मन में गांठ बांध लेना, जिसे समीक्षा में रिसेंटमेंट कहा गया है, या काम टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। इन सब से दूर भागना, इन्हें दबा देना। हमें लगता है ये बुरी भावना है, इनसे छुटकारा पाना चाहिए, ये सोचते हैं ना। लेकिन समीक्षा बताती है कि किताब एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। वो कहती है कि इन तथाकथित नकारात्मक भावनाओं को दबाना या अनदेखा करना ये समाधान नहीं है, बल्कि इनमें हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। ये भावनाएं असल में सिग्नल है, इशारे हैं। वे हमें बताती हैं कि शायद हमारी कोई गहरी जरूरत पूरी नहीं हो रही, या हमारी कोई मान्यता या विश्वास को ठेस पहुंची है, या हमारी कोई असुरक्षा उभर कर सामने आ रही है, या शायद हमारी किसी मूल्य के साथ समझौता हो रहा है। उदाहरण के लिए लगातार महसूस होने वाली चिंता शायद इस बात का संकेत हो कि हमें जीवन में ज्यादा सुरक्षा या स्पष्टता की जरूरत है, हो सकता है। या बार बार आने वाला गुस्सा शायद ये बता रहा हो कि हमारी सीमाएं बार बार लांघी जा रही हैं और हमें उन्हें स्थापित करने की जरूरत है। तो ये सिग्नल है एक तरह से। बिल्कुल, ये नजरिया भावनाओं के साथ हमारे पूरे रिश्ते को बदल सकता है। सच में सोचिए, अगर हम अपनी मुश्किल भावनाओं को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें गाइड या संदेशवाहक की तरह देखना शुरू कर दें तो कैसा रहेगा। अगर हम उनसे लड़ने के बजाय उनसे पूछें, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही हो, तुम्हारी वजह क्या है, मुझे किस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, तो शायद उनका डरावनापन कम हो जाए और उनकी उपयोगिता बढ़ जाए, है ना। समीक्षा के अनुसार किताब इसी समझ को विकसित करने में मदद करती है। उसमें दिए गए सरल सवाल, जर्नलिंग के लिए सुझाव, प्रॉम्प्ट्स और वर्कबुक की तरह के अभ्यास ये पाठक को अपनी भावनाओं की तह तक जाने और उनके पीछे छिपे संदेशों को समझने के लिए एक ढांचा देते हैं, एक स्ट्रक्चर। ये सिर्फ महसूस करने से आगे बढ़कर अपनी भावनाओं को समझना और उनसे सीखने की प्रक्रिया है। ये एक तरह से खुद के साथ संवाद स्थापित करना है, अपनी अंदरूनी दुनिया को जानना है। हाँ, ये तो हुई किताब के मुख्य विचारों की बात। अब जरा देखते हैं कि समीक्षा इसकी खूबियों और कमियों के बारे में क्या कहती है। सबसे बड़ी खूबी जो उभर कर आती है वो है इसकी सरलता और स्पष्टता। भाषा आसान है और हर अध्याय को इस तरह बनाया गया है कि बात आसानी से समझ आ जाए। हर अध्याय के अंत में सोचने विचारने के लिए सवाल दिए गए हैं, जो इससे सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं बनाते, बल्कि पाठक को अपने जीवन पर लागू करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह अच्छी बात है। समीक्षा इसे उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद बताती है जो भावनात्मक प्रबंधन या सेल्फ हेल्प की दुनिया में नए हैं। उनके लिए ये एक अच्छा शुरुआती बिंदु है जो बुनियादी बातें भी समझाता है और अभ्यास भी करवाता है। और जैसा हमने पहले बात की, वो लीवर्स वाली बात, यानी नींद, सांस, बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ टॉक पर तुरंत अमल करने लायक सलाह देना इसकी एक बड़ी व्यावहारिक खूबी मानी गई है। वहीं अगर कमियों की बात करें तो समीक्षा ये भी मानती है कि जो लोग पहले से ही मनोविज्ञान या भावनात्मक बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर गहराई से पढ़ चुके हैं या जिन्होंने इस क्षेत्र में ज्यादा उन्नत मतलब एडवांस किताबें पढ़ी हैं, उन्हें शायद इस किताब की बातें कुछ हद तक जानी पहचानी या दोहराव वाली लग सकती हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा नई या गहरी बातें नहीं हैं। ये किताब सतह पर ज़्यादा रहती है, बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में नहीं उतरती।
ये भी एक पॉइंट है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये किताब असल में किसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। समीक्षा का निष्कर्ष है कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो रोजमर्रा की जिंदगी में ओवर थिंकिंग यानी बहुत ज्यादा सोचना, मूड में अचानक बदलाव यानी मूड स्विंग्स, चिंता या नकारात्मक सोच के पैटर्न से परेशान हैं और इनसे निपटने के लिए सीधे साधे व्यावहारिक कदम उठाना चाहते हैं। ये उन लोगों को भी पसंद आएगी जिन्हें कैसे करें यानी हाउ टू वाली शैली पसंद है, मतलब जिन्हें सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि उसे लागू करने के छोटे छोटे स्पष्ट चरण चाहिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी भावनात्मक उथल-पुथल से थक गया है और बदलाव के लिए तैयार है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करे, तो ये किताब एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है। और अगर कोई इस किताब को पढ़ने का फैसला करता है तो समीक्षा इससे से ज्यादा फायदा उठाने के लिए कुछ सुझाव भी देती है। पहला, इसे सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि इसके साथ एक्टिव रीडिंग करें, मतलब हर अध्याय के बाद रुके, दिए गए सवालों पर विचार करें और हो सके तो एक डायरी या नोटबुक में अपने विचार लिखें, जर्नलिंग करें। यह सोचने समझने की प्रक्रिया को गहरा बनाता है। दूसरा सुझाव है, सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश ना करें। किताब में कई आदतें और तकनीकें बताई गई होंगी, जाहिर है, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 या 2 छोटी माइक्रो हैबिट्स चुनें जिन पर आप काम करना चाहते हैं। जैसे रोज रात को सोने का एक निश्चित समय तय करना या दिन में 2 बार सिर्फ 2 मिनट के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करना, या जब भी खुद को नकारात्मक बातें करते हुए पकड़ें तो उसे तुरंत बदलकर एक न्यूट्रल या सकारात्मक वाक्य बोलना। छोटी शुरुआत से सफलता की संभावना बढ़ती है ना। और तीसरा, किताब में दिए गए अभ्यासों और वर्कबुक वाले हिस्सों पर खास ध्यान दें, क्योंकि समीक्षा के अनुसार असल बदलाव सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि नियमित रूप से इन अभ्यासों को करने और उन पर सोचने विचारने यानी रिफ्लेक्शन से आता है। यही अभ्यास हमें उस व्याख्या प्लस पहचान प्लस दोहराव वाले पुराने पैटर्न को तोड़ने में मदद करते हैं जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो ये समीक्षा मास्टर योर इमोशंस को एक बहुत ही व्यवहारिक, सीधी और असरदार शुरुआती गाइड के रूप में पेश करती है। इसका केंद्रीय बिंदु है नकारात्मक भावनाओं के काम करने के तरीके को समझना और फिर रोजमर्रा की छोटी, आसानी से लागू की जा सकने वाली आदतों और तकनीकों के जरिए उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में मोड़ना या रीट्रेन करना। यह किताब उन लोगों के लिए एक मजबूत नींव रख सकती है जो अपनी भावनात्मक दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाना चाहते हैं। ये सच है कि जो लोग बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण या बिल्कुल नई शोध आधारित जानकारियों की तलाश में हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी सतही लगे, शायद, लेकिन अपनी स्पष्टता, सीधी भाषा और कार्रवाई योग्य सलाह के कारण ये बहुत से लोगों के लिए अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण और सहायक साथी साबित हो सकती है। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल। तो आज हमने मास्टर योर इमोशंस किताब की इस हिंदी समीक्षा के आईने में भावनाओं की दुनिया को समझने और उन्हें साधने के कुछ अहम और व्यवहारिक पहलुओं पर रोशनी डाली। हमने देखा कि कैसे किसी स्थिति की हमारी व्याख्या, उस स्थिति से हमारा जुड़ाव और विचारों का दोहराव हमारी भावनाओं की तीव्रता तय करता है। यह समझना बहुत जरूरी है। हमने ये भी जाना कि कैसे हमारी नींद, सांस, शारीरिक मुद्रा और हमारी आंतरिक बातचीत यानी सेल्फ टॉक जैसे छोटे दिखने वाले कारक भी हमारे मूड पर बड़ा और तुरंत असर डाल सकते हैं। और शायद सबसे अहम बात, हमने इस नज़रिए पर गौर किया कि नकारात्मक भावनाओं को दुश्मन या बोझ समझने के बजाय उन्हें संकेतों के रूप में देखा जा सकता है। ऐसे संकेत जो हमें अपनी गहरी ज़रूरतों, विश्वासों और मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकते हैं। जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ते हैं, क्या हम वाकई अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं या वे हमेशा किसी न किसी हद तक हमें अपनी उंगलियों पर नचाती रहेंगी? क्या लगता है? और अगर नींद पूरी करना, गहरी सांस लेना या खुद से ढंग से बात करना जैसे छोटे रोजमर्रा के सचेत प्रयास सच में इतने शक्तिशाली हैं, तो आज हम अपनी भावनात्मक बेहतरी की दिशा में कौन सा एक छोटा लेकिन ठोस कदम उठा सकते हैं?